नमस्कार, मैं उमेश कुमार स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एचके नॉलेज एंड मोर पर। ठीक है, मैं आज बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ। इस वीडियो में मैं बताऊंगा मानव कल्याण में सूक्ष्मजीव के अंतर्गत जो चैप्टर चल रहा था, जो कोर्स चल रहा था, उसी के बेस पे मैं बताने जा रहा हूँ कि सूक्ष्मजीव जैव उर्वरक के रूप में किस प्रकार से उपयोग किए जाते हैं। अर्थात यह हमारा आज का टॉपिक होगा, माइक्रोब्स एज बायो फर्टिलाइजर्स। ठीक है, ये हमारा आज का टॉपिक होगा, माइक्रोब्स एज बायो फर्टिलाइजर। कहने का मतलब है सूक्ष्मजीव का उपयोग हम जैव उर्वरक के रूप में कैसे कर सकते हैं। आपने इससे पहले की वीडियो देखी होंगे तो आपको पता चला होगा कि सूक्ष्मजीव कहाँ कहाँ पर क्या क्या उपयोगी है, क्या क्या बनाया जा रहा है सूक्ष्मजीव से। आपको सारी चीज़ों को विस्तृत जानकारी मैंने पिछले वीडियो में दिया है। अगर पिछले वीडियो नहीं देखें तो प्लीज़ पिछले वीडियो को जरूर देखें और लास्ट वीडियो जरूर देखें। वो इसलिए देखें क्योंकि अगर पिछले वीडियो समझ में नहीं आएगा आपको तो आप माइक्रोब्स एज बायो फर्टिलाइजर भी समझने में सक्षम नहीं रहेंगे। ठीक है, पिछले वीडियो जरूर देखें। वीडियो पसंद आता है इस वीडियो को भी देखें, ध्यान से आखिर तक देखेंगे। मैं बताऊंगा इसमें कि कैसे बायो फर्टिलाइजर का फॉर्मेशन किया जाता है और क्या क्या प्रकार के बायो फर्टिलाइजर होते हैं। ठीक है, तो वीडियो शुरू करने से पहले कहूँगा कि वीडियो को पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नए वीडियो को जानकारी आपको तुरंत मिल जाए। माइक्रोब्स एज बायो फर्टिलाइजर की चर्चा जब भी हम लोग करते हैं, सूक्ष्मजीव जैव उर्वरक के रूप में इसकी चर्चा जब हम लोग करते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि जितने भी प्रकार के क्रॉप हम लोग प्रोडक्शन करते हैं, उसका उत्पादन करते हैं, उनको पर्याप्त पोषण की ज़रूरत पड़ती है, कुछ विशेष प्रकार के तत्वों की ज़रूरत पड़ती है। तो उन तत्वों को भूमि की सहायता से, आपको पता है कि उनका जो रूट होता है वो पानी में घुलित अवस्था में ग्रहण करता है। ठीक है, लेकिन हमें ये पता होना चाहिए जब हम एक ही भूमि पर लगातार उसमें खेती करते, फसल उगाते हैं तो उन तत्वों की वहाँ पर भूमि में कमी हो जाती है। तो इस प्रकार धीरे धीरे करके उसकी उर्वरक शक्ति भी क्षीण हो जाती है। उन शक्ति को बरकरार रखने के लिए, उर्वरक शक्ति को बनाए रखने के लिए, ठीक है, भूमि की उर्वरक शक्ति को बनाए रखने के लिए, उसको उत्पादन में वृद्धि करने के लिए कुछ बाहरी पदार्थों को मिलाना या उसमें डालना आवश्यक हो जाता है। वो तत्व ही कहलाता है उर्वरक या खाद कहलाता है। वो तत्व क्या कहलाता है? उर्वरक या खाद कहलाता है। समझ में आया क्या? वो जो उर्वरक या खाद है चूँकि माइक्रोब्स की सहायता से बनाए जाते हैं इसलिए वो बायो फर्टिलाइज़र कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? बायो फर्टिलाइज़र कहलाते हैं। मतलब बायो फर्टिलाइज़र एक प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है जो कि भूमि की फर्टिलिटी को या फर्टाइल पावर को या स्ट्रेंथ को बढ़ाने में मदद करती है। आपको पता होना चाहिए कि पौधों के लिए सबसे प्रमुख पोषक तत्व के रूप में होता है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन को वो सीधे नहीं ले पाते इसलिए उसके यौगिक के रूप में लेते हैं, नाइट्रेट और नाइट्राइट के रूप में लेते हैं। ये आपको पता है। ठीक है, और ये भी पता होना चाहिए कि वो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है वही नाइट्रोजन को नाइट्रेट और नाइट्राइट के रूप में बदलते हैं, जिसको पौधे आसानी से ग्रहण करते हैं उन यौगिकों को। ये प्रक्रिया नाइट्रोजन फिक्सेशन कहलाती है। मतलब आप लोग सिंपल ये समझ लीजिए, ये जो बायो फर्टिलाइज़र होता है वो पहले एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण कार्य करता है। इसको बोलते हैं हम लोग नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। क्या बोलते हैं इसको? नाइट्रोजन फिक्सेशन की प्रक्रिया करते हैं। ठीक है, जिसकी सहायता से जो नाइट्रोजन होता है, जो नाइट्रोजन होता है उसके कंपाउंड में कन्वर्ट कर देता है। किस में कन्वर्ट कर देता है? कंपाउंड में, उसके यौगिक में कन्वर्ट कर देता है। नाइट्रेट एंड नाइट्राइट में कन्वर्ट कर देती है। नाइट्रेट एंड नाइट्राइट में कन्वर्ट कर देता है जो कि यौगिक है। इस रूप में पौधे, प्लांट उसको एक्सेप्ट करते हैं, ग्रहण करते हैं। क्लियर है? हमको ये पता होना चाहिए इसकी उर्वरक शक्ति को बढ़ाने के लिए जिस बायो फर्टिलाइज़र का उपयोग करते हैं, जैव उर्वरक का उपयोग करते हैं, ठीक है, उसमें कई प्रकार के माइक्रोब्स या माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम उपयोग करते हैं। ठीक है, इसके लिए बहुत सारे बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया और जो फंगस होते हैं उसको मिट्टी में मिलाने का कार्य करते हैं, भूमि में मिलाने का कार्य करते हैं। वो भूमि में पहुंचते हैं और वहाँ पर अपनी एक्टिविटीज़ करता है। ठीक है, तो इसका हम दो भागों में अध्ययन करेंगे कि कैसे बायो फर्टिलाइज़र काम करता है। तो एक होता है जिसको बोलते हैं हम लोग सजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण या सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन। फास्ट ये सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन। ये जो सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन है, सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण है। इस प्रक्रिया के द्वारा अधिकांश सूक्ष्मजीव सहजीवी रूप में पाए जाते हैं, जान लीजिए। ठीक है, तो कई ऐसे माइक्रोब्स है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है इस रूप में रहकर, सिम्बायोटिक रूप में रहकर, सजीवी रूप में रहकर। ठीक है, तो देखिए अब मैं आपको कंटेंट शेयर कर रहा हूँ, ये बहुत महत्वपूर्ण कंटेंट है। एक होता है, आप लेग्यूमिनोसी देखे होंगे, लेग्यूमिनोसी फैमिली
और या जिसको हम लोग बोलते हैं लेग्यूम फैमिली या दलहनी कुल बोलते हैं हम लोग, लेग्यूम। ठीक है, इसमें एक बहुत बड़े बहुत पावरफुल एनिमल होता है, उसका नाम है, मतलब मैं यहाँ पर अलग कर रहा हूँ, लेग्यूम। लेग्यूम मतलब दलहनी। ठीक है, लेग्यूमिनोसी फैमिली के प्लांट, बहुत सारे प्लांट होते हैं उनको। इसमें एक होता है जिसको हम लोग कहते हैं राइजोबियम। क्या बोलते हैं? राइजोबियम। क्या बोलते हैं? राइजोबियम सिम्बायोसिस, राइजोबियम सिम्बायोसिस कहते हैं। समझ में है? राइजोबियम सहजीविता, मतलब जितने भी प्रकार के दलहनी फसल होते हैं उनकी जड़ की गांठ में जो जड़ की गांठ होती है जिसको रूट नोड्यूल्स कहते हैं, मूल ग्रंथिका कहते हैं, उसमें राइजोबियम नामक जीवाणु बायो फर्टिलाइजर के रूप में पाया जाता है। उसका काम होता है वायुमंडलीय जो नाइट्रोजन होता है उसको उसके यौगिक नाइट्रेट और नाइट्राइट में कन्वर्ट करना। ठीक है, साइंटिस्ट क्या कर रहे हैं आजकल? राइजोबियम कल्चर कर रहा है। क्या कर रहा है? राइजोबियम कल्चर कर रहा है, याद रखेंगे आप लोग। क्या कर रहे हैं? राइजोबियम कल्चर कर रहे हैं। ठीक है, इसमें जैव उर्वरक जो उपयोग कर रहे हैं राइजोबियम कल्चर है। इसको फसल को बुआई के समय डाल देते हैं, फसल में बुआई के समय मिलाकर डाल देते हैं ताकि वहाँ पर आसानी से नाइट्रोजन फिक्सेशन हो, फूड या प्लांट या क्रॉप का उत्पादन ज़्यादा अच्छे से बढ़े। ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए फास्फोरस की भी आवश्यकता पड़ती है, इसलिए वो जो कल्चर्ड मीडियम होता है उसमें फास्फोरस के कुछ कंटेंट भी मिलाकर उसके साथ में उपचारित कर लिया जाता है। ठीक है, समझ में आ गया? ये हो गया असिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन। ठीक है, दूसरा इसमें आता है, सॉरी, इसमें फर्स्ट लेग्यूमिनोसी था, सेकंड इसमें आता है इसी के अंतर्गत, सिम्बायोटिक के अंतर्गत एक होता है एजोला। आपने सुने होंगे एजोला, धान उत्पादन में एजोला का महत्व एग्जाम में कई बार पूछा गया है, याद रखेंगे। ये एक विशेष प्रकार की प्रजाति एनाबिना एजोला के माध्यम से होता है, अर्थात इसको मैं लिख रहा हूँ एनाबिना सिम्बायोसिस। एनाबिना पिन्नाटा भी बोल सकते हैं इसको, एनाबिना एजोला भी बोलते हैं। एजोला जो होता है एक तेज़ी से बढ़ने वाला फर्न होता है। क्या है? एक फर्न होता है, तेज़ी से ग्रो करने वाला प्लावी फर्न है, पानी में तैरने वाला प्लावी फ्लोटिंग फर्न होता है। ठीक है, नाम क्या है इसका? फर्न। इसका जो नाम होता है वो होता है एनाबिना एजोली बोलते हैं इसको हम लोग, एजोली, एनाबिना एजोली, या पिन्नाटा भी बोल सकते हैं इसको, पिन्नाटा भी बोलते हैं इसका। और एक दूसरी जो प्रजाति है इसमें और था एनाबिना पिन्नाटा। ये जो पिन्नाटा होता है इसका उपयोग अभी धान की फसल और गेहूं की फसल के लिए बायो फर्टिलाइज़र बनाने में उपयोगी है, जिसके उपयोग से ये कह सकते हैं कि जो राइस का उत्पादन है, चावल का उत्पादन है, वो लगभग 50% ग्रो कर लिया है, बढ़ गया है। तो एनाबिना एजोला जो एक प्रावी फर्न होता है, पत्ती की गुहाओं में, किसकी पत्ती की गुहाओं में जो फर्न होता है एजोला, उसकी गुहाओं में, उसकी कैविटी में ये रहती है। वहाँ पर नाइट्रोजन यौगिक को पत्ती की गुहा में स्रावित कर देती है, वायुमंडलीय नाइट्रोजन को फिक्सेस करके, मतलब स्तरीकृत करके पत्ती की गुहा में डाल देती है, और गुहा से मिट्टी में चले जाते हैं, मिट्टी से जो दूसरे फसल है वो उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसमें आता है जो सहजीवी नाइट्रोजन स्तरीकरण है, इसमें आता है एक माइकोराइजा। ये भी कई बार छोटे छोटे सवाल के रूप में पूछा गया है, स्मॉल जिसे ऑब्जेक्टिव लाइक क्वेश्चन होते हैं उसमें बहुत बार इसका प्रयोग किया गया है। माइकोराइजा या कवकमूल बोलते हैं जिसको, जो हायर जो प्लांट होते हैं, ठीक है, हायर प्लांट के रूट में, किसमें? हायर प्लांट के रूट में इसके साथ में एक फंगस उगाते हैं स्पेशल प्रकार के, क्या उगाते हैं? फंगस, कवक उगाते हैं। इस दोनों की सहजीवी प्रक्रिया को ही माइकोराइजा कहते हैं। दोनों सहजीविता प्रदर्शित करते हैं, कवकमूल कहते हैं हिंदी में इसको। सहजीवी समाज के अच्छे उदाहरण के रूप में इसकी गिनती करते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है जिसको हम लोग कहते हैं एंडोट्रॉपिक माइकोराइजा, और दूसरा होता है एक्टोट्रॉपिक माइकोराइजा। एंडोट्रॉपिक माइकोराइजा मतलब अंतःपोषित कवक मूल में क्या होता है? इस कवक मूल में, इस प्रकार के मूल में कवक पौधों की जड़ की कोशिकाओं के अंदर या अंतरकोशिकीय अवकाश में पाए जाते हैं। ठीक है, इंटरनल साइड, ऐसा मैं लिख देता हूँ, इंटरनल साइड ऑफ रूट, जड़ के अंदर की कोशिकाओं में अंतरकोशिकीय अवकाश में पाया जाता है। एक्टोट्रॉपिक में क्या होगा? वो जो होगा कवक मूल जड़ की बाहरी सतह पर एक मेंटल बनाकर रहेगा, एक आवरण स्तर बनाकर रहेगा, जिसको हम लोग कहते हैं प्रवार। क्या बोलते हैं? प्रवार के रूप में वो रहेगा, और वहाँ पर नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करेगा, और उस नाइट्रोजन फिक्सेट की हुई जो नाइट्रोजन की यौगिक है, नाइट्रेट और नाइट्राइट, उसको एक्सेप्ट करेंगे। ये हो गया सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब दूसरा अगर बात करते हैं हम लोग, तो ये होता है नॉन सिम्बायोटिक
ये वो सहजीवी था, आपस में जीवन यापन करने वाला था, एक साथ जीवन यापन करते थे, तो ये होता है नॉन सिम्बायोटिक। ठीक है, नॉन सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन, नॉन सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन। ये जो नॉन सिम्बायोटिक का नाम आता है, असिजवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण बोलते हैं इसको हम लोग। ठीक है, ऐसे कुछ और एनिमल होते हैं, सूक्ष्मजीव होते हैं, जो सजीवी जीवन तो नहीं जीता, स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं, नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है, या ये कहें कि यौगिक का पुनःचक्रण करने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान देता है, जिसकी सहायता से भूमि की जो फर्टिलिटी है, उपजाऊ क्षमता है, वो तेज़ी से बढ़ जाती है, तेज़ी से ग्रो हो जाती है। तो देखिए इसमें कुछ कुछ इस प्रकार के एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेंगे। एक होता है जिसको हम लोग कहते हैं फ्री लिविंग बैक्टीरिया। क्या होता है? फ्री लिविंग बैक्टीरिया। ये जो फ्री लिविंग बैक्टीरिया है, आप नाम से स्पष्ट आप समझ लीजिए, किसी पर आश्रित नहीं है, प्रकृति में ऐसे या मिट्टी में स्वतंत्र रूप से रहता है। इसमें आता है एज़ोटोबैक्टर, एंड देन दूसरा और एनिमल का नाम लें तो बैसिलस पॉलीमिक्सा। ये कुछ ऐसे बैक्टीरिया है जो सॉइल में स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं। वायुमंडल एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन को ये फिक्सेट करती है या स्थिरीकृत करती है और फसलों को उपलब्ध कराती है। जब एज़ोटोबैक्टर को एक एक्सपेरिमेंट किया गया है, एज़ोटोबैक्टर को कपास, चावल, मक्का, ज्वार के साथ में बोया गया, तो उन्होंने देखा कि उत्पादन बढ़ गई। अर्थात इसमें इसका प्रयोग एज़ोटोबैक्टर एसिटी का प्रयोग या एज़ोटोबैक्टर एसिटाई का प्रयोग कपास, चावल और मक्का, ज्वार आदि के लिए किया जाए तो उसकी फसल की पैदावार बढ़ जाती है। ठीक है, 10 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर नाइट्रोजन की बचत एज़ोटोबैक्टर के कारण हो जाती है। ये देखिए 10 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर नाइट्रोजन की बचत, क्योंकि जो चाहिए पौधों को वो ये किस रूप में दे रही है? ये कॉम्प्लेक्स, ये यौगिक के रूप में नाइट्रेट और नाइट्राइट के रूप में दे रही है, प्रोवाइड कर रही है। मतलब प्रकृति में जो नाइट्रोजन है 10 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बच रही है। ठीक है, तो उसका उपयोग और अच्छे से किया जा सकता है बाद में दूसरे एनिमल्स के द्वारा। नेक्स्ट आता है साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया को ब्लू ग्रीन एल्गी के नाम से जानते हैं, आप लोग जानते होंगे। क्या बोलते हैं इसको? ब्लू ग्रीन एल्गी या नील हरी शैवाल के रूप में जानते हैं। छोटे क्लास में आपने पढ़ा होगा, पहले चैप्टर में आपने पढ़ा होगा, आपको जरूर ध्यान होगा। साइनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी के रूप में इसकी गिनती आती है। ये भी फ्रीली एटमॉस्फेयर में सॉइल और वाटर में रहने वाले एनिमल्स होते हैं, नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं और भूमि की फर्टिलिटी को बढ़ाता है। ठीक है, इसमें कुछ नाम आता है, जैसे होता है एक एनाबीना, ऊपर पढ़े थे आप लोग, नॉस्टॉक, अलोसीरा। ठीक है, इस प्रकार के ये कुछ ऐसे बैक्टीरिया जो फ्री एटमॉस्फेयर में रहते हैं, साइनोबैक्टीरिया है, याद रखना। जब इन सूक्ष्म जीवों को फसल के साथ में रोप देते हैं या डाल देते हैं, फसल के साथ में छिड़क देते हैं मिट्टी में, तो फसल के साथ में बढ़ता है और भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाते जाते हैं। ठीक है, एक एक्सपेरिमेंट किया गया था इसके लिए, जो टिलियोथ्रिक्स टेनुइस एक साइनोबैक्टीरिया है, प्रति हेक्टेयर लगभग 2000 पाउंड नाइट्रोजन का स्थिरीकरण धान की फसल के लिए कर सकते हैं। देखिए कितना अच्छा नाम है ये, क्या है? टिलियोथ्रिक्स टेनुइस। ये जो टिलियोथ्रिक्स टेनोइस जो है, ये एक विशेष प्रकार का साइनोबैक्टीरिया है। इसका एक्सपेरिमेंट किया गया था, उन्होंने देखा साइंटिस्ट ने, जब प्रति हेक्टेयर इसमें नाइट्रोजन का जो उत्पादन है वो 2000 पाउंड बढ़ गया है। मतलब धान की फसल के लिए आसानी से कर सकते हैं, जिससे धान की फसल की पैदावार आसानी से बढ़ सकती है। ठीक है, कई सवाल का उपयोग भी आजकल किया जा रहा है, याद रखेंगे। मतलब ये तो साइनोबैक्टीरिया हो गया, ब्लू ग्रीन एल्गी हो गया। ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गी मतलब ही होता है शैवाल। ठीक है, तो कई सवाल का उपयोग नाइट्रोजन उर्वरकों के स्थान पर किया जा रहा है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और ऐसा उम्मीद भी कर रहे हैं कि भविष्य में नाइट्रोजन उर्वरकों का स्थान ये पूरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ले लेंगे। नॉस्टॉक एंथोसिरोस ये सहजीवी रूप में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। नॉस्टॉक, देखिए नॉस्टॉक अभी जो आपने लिखा, और दूसरा एंथोसिरोस, ये दोनों आपस में मिलकर सजीवी रूप में सिम्बायोटिक रूप में सजीवी रूप में रहकर ये आसानी से ग्रो करेगा। आसानी से ग्रो करेगा का मतलब ये वहाँ पर नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करेगा, फसलों के लिए जो उर्वरक क्षमता है उसको बढ़ाएगा, मिट्टी की फर्टिलिटी को बढ़ाएगा, उपजाऊ क्षमता को बढ़ाएगा। ठीक है, आजकल जो साइनो बीजाणु है उसका व्यापारिक रूप से कल्चर्ड करके उसको पॉलीथीन के थैलों में बेचा जाता है, आपको पता है होगा, कईयों के घर में उपयोग की जाती है, मार्केट से आप खरीद सकते हैं। जो कृषि के लिए जो शॉप होते हैं, एग्रीकल्चर से संबंधित शॉप होते हैं, वहाँ पर आपको मिल जाएगा, उसको खरीदते हैं और
आप खेतों में क्या करते हैं, उसको छिड़क देते हैं, छिड़काव करा देते हैं उसको, ताकि ज़्यादा मात्रा में अच्छा परिणाम मिले और अच्छा आपको पैदावार मिले। ठीक है, तो ये वीडियो अगर आप पसंद आया होगा, माइक्रोब्स एज बायो फर्टिलाइज़र समझ में आया होगा, आपको लगता है कि हेल्पफुल है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि नए वीडियो की जानकारी आपको तुरंत मिल सके। थैंक यू।